अगर आप बिहार पुलिस की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को बिना देखे आप मत जाना, क्योंकि ये जो आपका नया वाला पैटर्न है उस पूरे पैटर्न से कंप्लीट 1600 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सभी क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड है और मैं उसका आपको मैराथन कराने वाला हूँ। ये आपका स्पेशल बिहार पुलिस है, बाकी आप इसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो चलिए हम आज की मैराथन को स्टार्ट करते हैं और इसे कंप्लीट करेंगे हम आपके एग्ज़ाम से पहले। आपके एग्ज़ाम से पहले हम टोटल 1600 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। पहला सवाल है आपके सामने, ऐसे व्यक्ति जिन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता उन्हें भूखे रहने से बचाया जा सकता है। तो यहाँ कहेंगे हाँ बिल्कुल बचाया जा सकता है। और समुचित तरीके से वितरण, यानी हम अच्छे तरीके से जो सामान वितरित करते हैं उसको अगर अच्छे से करें तो फिर उनको जो है बचाया जा सकता है। ये सवाल आपका पर्यावरण रिलेटेड था। और अगला सवाल है आपके सामने कि अध्यापक इस पर चर्चा करे कि मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए भोजन क्यों ज़रूरी है। तो भोजन जो ज़रूरी होता है ये आपको पता है किसके लिए ज़रूरी होता है, तो ये आपका ऊर्जा के लिए ज़रूरत होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कमर की अस्थियों को किस श्रेणी की हड्डियाँ कहते हैं। तो इसको कहते हैं कुछ अन्य श्रेणी की हड्डियाँ, जो कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कमर की हड्डियों का सबसे बड़ा और ज़्यादा कटावग्रस्त हिस्सा क्या कहलाता है। इसको कहते हैं बैठने की हड्डी, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आप अपने कान और नाक को छूकर हिलाने पर किस प्रकार की हड्डी मिलती है। यानी कान जो होता है उसको जब टच करते हैं जो ये हड्डियाँ होती है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, लचीली होती है। ये आपस में आराम से मुड़ जाती है, जैसे चाहते हैं वैसे हम इसे मोड़ देते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, लचीली हड्डियाँ। अगला सवाल है कान के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं उपास्थि, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पेशियों में संकुचन और अस्थियों में संकुचन का अंतर क्या होता है। इस अंतर को कहते हैं पेशियाँ अधिक लचीली होती है और अस्थियाँ अधिक कठोर होती है। जो मसल्स होती है वो लचीली होती हैं, जबकि जो हड्डी होते हैं वो कठोर होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि शरीर में अस्थियों और मांसपेशियों का समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है शरीर की गति को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल के अंदर जो आपका टोटल 1600 का ये 1600 प्लस का पीडीएफ है और ये बुक प्रिंट होने वाला है। तो इसके अंदर जो है आपका एनसीईआरटी प्लस बिहार बोर्ड का जो एससीईआरटी है उन सभी का संकलन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन क्वेश्चन का संकलन है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपका क्या होगा, तैयारी हो जाएगा। और इसमें कंप्लीट आपका 9th 10th है, आपका इसमें हिस्ट्री मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा। इसके अलावा आपको साइंस मिलेगा कंप्लीट रूप से। इसमें सारे क्वेश्चन शामिल है। आपका जो लेवल है नया वाला पैटर्न है उस पर आधारित है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपसे कहता है विपरीत दिशा में संकुचन से अस्थियों की अवस्था क्या हो जाती है। तो इसकी अवस्था जो होती है संकुचित और फूलने वाली हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस अवस्था में अस्थियां अपनी पहली स्थिति में आ जाती है। तो यह है आपका पेशियों में संकुचन के बाद। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 है अस्थियों और पेशियों के संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं, आप जानते होंगे, इसको शिथिलन और संकुचन कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हड्डियों के साथ जुड़ने रहने वाले जोड़ किस प्रकार के होते हैं। तो ये जोड़ होते हैं स्थायी होते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि आज ही आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपको अधिकारी के द्वारा कि आपका जो नेक्स्ट वैकेंसी है बिहार पुलिस का वो लगभग 20,000 के आसपास रहने वाला है। और साथ ही साथ आपका बिहार दरोगा के भी वैकेंसी 2,000 प्लस रहने वाला है। तो आप सभी लग जाइएगा, फिर से तैयारी में लग जाइएगा। इनमें अभी जो आपका 21,391 हैं, इसमें अगर किसी का नहीं हो पाता है तो आप सभी तैयारी में लगे ही रहिएगा, क्योंकि आप जब लगे रहेंगे तो आपका जॉब होना फिक्स है। और दरोगा वाले वो भी लगे रहेंगे। और मैं अपने चैनल पे दरोगा का भी आपको तैयारी जो जितना भी सबसे पहले क्वेश्चन बैंक है मैं उसको कंप्लीट करूँगा, दैन फिर तैयारी की हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं 13वां क्वेश्चन, कटाई के साथ जुड़े होते हैं। ये जो जुड़े होते हैं आपका कसे रुका के साथ में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है केचुए के शरीर के पीछे का हिस्सा किससे ढका होता है। तो ये ढका होता है आपका बाल से, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा।
केचुए की गति का केंद्रीय अंग क्या होता है? तो ये होता है आपका पेट, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। केचुए के पीछे के हिस्से का नाम क्या होता है? तो इसको कहते हैं श्रवक कहते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केचुए अपने पिछले हिस्से को ज़मीन की सतह पर कैसे पकड़ता है? तो ये जो पकड़ता है आपका श्रवक द्वारा पकड़ता है। अब मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ के अंदर जो शामिल किया हुआ क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है और इम्पॉर्टेंट है, जबकि जो हल्के सवाल हैं आप उसको ईजिली आंसर कर देते हैं। तो वैसे सवाल को इस पीडीएफ के अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो आप सभी इसको हर हाल में अच्छे तरीके से इस पीडीएफ को, अगर आपके आसपास में मार्केट में बुक अवेलेबल है तो बुक से आप अपना एग्ज़ाम देने से पहले आप इसको कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा। और जो आपका एग्ज़ाम होना है 7 अगस्त को, तो मैं 7 अगस्त को आपको सेंटर से लाइव करने वाला हूं। सो आप सभी उसके लिए रेडी रहिएगा और आपको नोटिफिकेशन भी चैनल पे ज़रूर दिख जाएगा। अब 1 से 2 दिन के अंदर दिख जाएगा। अगला, केचुए का कौन सा हिस्सा आगे चलता है? तो ये चलता है आपका सिर, जो कि आगे चलता है, आगे रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, केचुए के पीछे के हिस्से की पकड़ का क्या महत्व होता है? ये होता है वो गति प्रदान करते। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। केचुए के शरीर पर दिशाओं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दिशा परिवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केचुआ मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है। आपने सुना भी होगा, जो केचुआ होते हैं वो किसानों का मित्र होता है, आपने ऐसा सुना होगा। और सवाल भी पूछे गए हैं ये दरोगा के अंदर और रेलवे के अंदर। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये होता है केचुआ जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि घोंघा का कवच किस प्रकार की संरचना होती है? तो इसका जो कवच होता है ये मांसल संधि होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। घोंघा की पाद लहरदार गति से आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं ये कहते हैं रेंगना कहते हैं। जैसे सांप रेंगता है, केचुआ रेंगता है। आपको सीधा सीधा ऐसे ही पूछ लिया जाता है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन रेप्टाइल्स हैं, तो आपको वहाँ पे बताना होता है। अगला सवाल है कि घोंघा की मांसल पाद किसे छूने से सिकुड़ जाती है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कवच हो जाएगा। उसके बाद है, घोंघा का कवच क्या है? तो घोंघा का जो कवच होता है ये होता है आपका बाह्य कंकाल होता है। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तिल चट्टे के 3 जोड़े जहाँ तहाँ होते हैं, जो कि क्या करते हैं? तो इनको जो है चलने में सहायता करते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तिलचट्टे के बाहरी कंकाल का काम क्या होता है? तो ये तिलचट्टा जो होता है उसका बाहरी कंकाल जो होता है वो उसको जो है शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तिलचट्टा के शरीर का निचला भाग क्या कहलाता है? तो तिलचट्टा का जो शरीर होता है और उसका जो निचला भाग होता है उसको अधोभाग कहते हैं। अधो का मतलब नीचे होता है, भाग का मतलब भाग, यानी नीचे वाला भाग। इसके बाद है, आसपास उड़ने वाले किस प्रकार के जीव होते हैं? तो ये होता है आपका उड़ने वाले जीव, जो कि आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों के शरीर में वायु कोश का मुख्य काम क्या होता है? तो वायु कोश का जो मुख्य काम होता है ये उड़ने में मदद करता है, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों का कौन सा अंग मजबूती से जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है आपका डायना, यानी जो विंग्स होते हैं यानी पंख होते हैं उसकी बात हो रही है। इसके बाद है, पक्षियों के अस्थियों का वायु कोश किससे भरा होता है? जो उसका वायु कोश होता है वो भरा होता है गैस से। तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और अस्थि जो है वायु कोश से क्यों भरा होता है, यानी जो हड्डी होता है वो गैसों से क्यों भरा होता है? ताकि वो हल्का रहे और वो पक्षियाँ उड़ सके। अब आप सोचो, अगर हड्डियाँ ही उसका 5 किलो भारी हो जाएगा तो क्या पक्षियाँ उड़ पाएगी उस 5 किलो वेट को लेकर? बिल्कुल नहीं। तो इसी कारण गैस भरा होता है। किन्हीं पक्षियों का शरीर हल्का रहता है, यानी कि ये कह रहे हैं कि पक्षियों का शरीर हल्का क्यों रहता है, ऐसे कह रहे हैं। तो हल्का इसलिए रहता है कि उनको जो है अस्थि के फुलाने के कारण हल्का होता है, वायु कोश के अंदर गैस भरा होता है इस कारण भी हल्का होता है, पंखों के फैले होने के कारण इसके लिए भी हल्का होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि किस प्रकार की मछली की विशेष आकृति जिसके कारण वह इधर उधर बह के जाती है? तो ये होता है आपका धाराश्रय किस्म की, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। मछली की पूंछ का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग जो होता है तैरने की दिशा के लिए होता है। अगर आपने 9th क्लास को बढ़िया से पढ़ा होगा, खासकर साइंस को, तो फिर आप इसको ईजिली कर पाएंगे। आगे देखते हैं, मछली के शरीर का
फिन कहाँ पाया जाता है। फिन कह रहा है वही पंख के बारे में आप ये कह रहा है। तो मछली का जो शरीर होता है उसमें जो फिन पाया जाता है ये पाया जाता है आपका ऊपर और नीचे दोनों जगह पाया जाता है। आपने देखा है ना, मछली को देखो और उसमें जो पंख लगे होते हैं वो आप याद करो कहाँ कहाँ होते हैं। मछली के कंकाल द्रवुड़ की क्या भूमिका होती है। जो द्रवुड़ होता है उसका भूमिका होता है श्वसन प्रणाली को सहायता करना, यानी ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। सांप के शरीर की लहरदार गति से क्या लाभ होता है, यानी सांप का जो शरीर होता है, सांप जब गति करता है तो ऐसे ऐसे करता है ना, तो यही लहरदार कह रहा है, यही रास्ता जो होता है लहरदार होता है। तो ये कह रहे हैं ऐसा गति से क्या होता है, तो ऐसा गति से सांप को जो है तैरने में भी मदद होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर्प के सिर के विपरीत छोर क्या लाभ प्रदान करता है। जो विपरीत छोर होते हैं सांप के सिर का वो क्या करता है, तो पीछे का जो भाग होता है सांप का, जैसे मान के चलिए ये मैंने एक सांप बना दिया और मेरे से सांप तो बना नहीं, आपको भी पता है, तो ये सिर हो गया और ये वाला जो भाग है इसकी बात कर रहा है। तो ये वाला जो भाग होता है ये इसको तापमान नियंत्रण करने में हेल्प करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर्प के शरीर के कौन से हिस्से मिलकर लहरदार गति उत्पन्न करते हैं, यानी ऐसे ऐसे चलने में हेल्प करता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर विशेष पेशियां पाई जाती है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सर्प के कौन से भाग में अव्यवस्थित गति होती है, तो ये होती है आपका विशेष पेशियों के अंदर, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये आपसे कहते हैं मछली के शरीर के कौन से हिस्से उसे पिछला हिस्सा ऊंचा करने में मदद करता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका कंकाल द्रवुड़, जो कि ऑप्शन कौन सा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव कंकाल किस अंग के निर्माण में सहायक होता है, तो ये होता है आपका आंतरिक अंगों, तो ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों को उड़ने में सहायता कौन सी अस्थियाँ करती है, तो ये करती है आपका जो हल्की हड्डियाँ होती है और खोखली होती है, तो ये करते हैं सहायता उड़ने में। कंकाल किस का अंग होता है, तो कंकाल जो होता है ये अंग होता है आपका कंकाल तंत्र का, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अस्थियों की कौन सी जोड़े विभिन्न प्रकार की होती है, तो ये होता है आपका संहितियाँ, जो कि ऑप्शन कौन सा है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। कशेरुक दंड का सही अनुवाद क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं ऐसा पूछ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बैकबोन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव कंकाल कितनी अस्थियों से मिलके बना होता है, तो मानव कंकाल जो होता है ये कुल मिला के 206 हड्डी से मिलके बना होता है, यानी मानव शरीर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पेक्चुरल गिल्डल का अनुवाद क्या होता है, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ऐसा पूछ रहा है। तो सवाल सिंपल है, बस आपने इसका नाम कम सुना है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, या फिर हिंदी में केवल पढ़े या फिर इंग्लिश में केवल पढ़े, तो शायद इस कारण हो सकता है ये चीज़ें आपको टफ लगे। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जब भी आप साइंस पढ़ो ना तो हमेशा आप इंग्लिश में पढ़ो, ये हिंदी में अगर पढ़ते हो तो ठीक है, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक को आप इंग्लिश में, उसके वर्ड को इंग्लिश में ज़रूर जानो। आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये होता है आपका कंधे की हड्डियाँ, जिसको कहते हैं पेक्चुरल गिल्डल, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हृदयाघात का अवदोलन शरीर कौन सा है, तो ये होता है आपका स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कंदुक खल्लिका संधि का अर्थ क्या है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। शरीर के अंग जहाँ से मुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, तो शरीर के अंग जहाँ से ये मुड़ जाते हैं, जैसे हड्डी है, हड्डी के बाद जैसे आपका ये केहूनी है, केहूनी से पहले आपका ये जो बाँह है, बाँह को आगे जैसे ही बढ़ते हैं केहूनी के पास ये मुड़ने लगता है ये बाँह, तो उसी जॉइंट को क्या कहते हैं ये आपसे पूछ रहे हैं, तो इसको कहते हैं संधि कहते हैं या जोड़ कहते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है, तो इस ढांचा को कहते हैं कंकाल तंत्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि कौन सी होती है, तो ऊपरी जबड़ा जो आपका मुंह है, तो मुंह में आप देखते हैं एक ऊपर वाला पार्ट में दांत होता है, एक नीचे वाला पार्ट में दांत होता है, तो ऊपर वाला पार्ट जो है वही ऊपरी जबड़ा है, तो इसमें किस प्रकार का जॉइंट होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो आप जब भी कुछ बोल रहे हैं तो आपका जो है नीचे वाला जो जबड़ा हो रहा है वो हिल रहा है,
जबकि ऊपर वाला जबड़ा क्या होता है, ये हमेशा स्थिर होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अचल संधि कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखा भी था, तो ये पक्षियों का होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? कौन है भाई? आपने नाम सुना होगा केचुआ का, जो कि क्या करता है, मिट्टी को उर्वरा बना देता है। तो इसीलिए इसको केचुआ को क्या कहते हैं, किसानों का मित्र भी कहते हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो केचुआ है आपका एनीलिडा समूह के अंदर बिलोंग्स करता है, और ये बहुत बार सवाल पूछा गया अलग अलग एग्जामों के अंदर। तिलचट्टा द्वारा किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो बाएं कंकाल बनाते हैं? तो इसकी अगर बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 जोड़े पैर और 2 जोड़े पंखों का मुड़ना। अगला सवाल है, अस्थियों को सीधे रूप से सहारा कौन देता है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20, स्नायु बंधन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आपसे कह रहे हैं उपास्थियाँ किस रूप से शरीर का सहारा बनती है? तो उपास्थियाँ जो होती है संयुक्त रूप से शरीर का सहारा बनती है। इसके बाद है कोहनी की अस्थियाँ किस प्रकार से जुड़ी होती हैं? जो आपका केहूनी है, इसमें जो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं ये किस प्रकार होती हैं? तो ये होती हैं कंडरा संधि होती हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका हुआ कि जो आपका बाँ है, बाँ की हड्डी, और केहूनी के बाद इधर जो आपका हाथ है, हाथ की हड्डी, ये दोनों हड्डी आपस में जुड़ रहे हैं, तो बॉन प्लस बॉन क्या होते हैं, लिगामेंट कहते हैं उसको। तो ये लिगामेंट कहते हैं, हिंदी में उसी को कहते हैं कंडरा संधि। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये आपसे कह रहा है कि गति करते समय किस प्रकार से किस संरचना से अस्थियाँ एकीकृत होती है? तो ये जो होती है स्नायु बंधन से होती है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। जलीय जीवधारियों की गति का साधारण प्रकार क्या होता है? तो ये होता है आपका लहराते हुए चलना। तो ऑप्शन कौन सा? जो जलीय जीव होते हैं उनका गति, साधारण गति जो होता है वो रेंग कर चलते हैं, उसी को जो भाषा लिखा जाता है किताबों में लहरा कर चलना। आगे है कंडरा खल्लिका संधि किसे कहते हैं? तो कंडरा खल्लिका संधि जो होता है ये होता है आपका मांसपेशी का जो जोड़ होता है उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कपाल की अस्थि कौन सी गति करती है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है। हमारी कोहनी पीठ की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है? तो इसकी अगर हम बात करें, जो कोहनी होता है आपका, यानी जो आपका हाथ होता है, आप अपने हाथ को सीधा करिए, अपने सामने में सीधा करिए, तो आपका जो सिर है उस सिर के तरफ, या फिर जो कान है कान की तरफ आप अपने हाथ को मोड़ पाते हैं। लेकिन अगर आप उसे दूसरे तरफ मोड़ना चाहें तो ये नहीं मुड़ता है ना। तो जैसे अब आपको मैं बताता हूँ, आप अपना दरवाज़ा खोलते हैं रूम का, तो एक तरफ आपका दरवाज़ा खुलता है, लेकिन दूसरी तरफ आपका दरवाज़ा क्या होता है, क्या खुलता है, क्या नहीं खुलता है ना। तो इस प्रकार की यहाँ पे क्या होता है, जोड़ होता है, जिसको कहते हैं हिंज जॉइंट कहते हैं, वो एक कब्जा वाला जॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संधियों की संरचना होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली उपास्थि के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाक और कान की उपास्थि। इसके बाद है शरीर की कौन सी संधि हड्डियों को जोड़ती है और लचीलेपन की अनुमति देती है? अब यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यह आपका कंडरा संधि, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस उदाहरण से सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अंतर स्पष्ट होता है? तो ये होता है आपका गाय और पत्थर। गाय जो होता है आपका सजीव है, पत्थर आपका निर्जीव है। तो ये वाला सवाल, तो अब जो सवाल आएंगे वो आपके लिए क्या है, इजी बच्चे वाला सवाल है। सजीव वस्तुएं किस प्रकार से आकार में वृद्धि करते हैं? तो ये करते हैं आपका उचित पोषण के द्वारा। तो यानी खाना पीना खाने के बाद उचित पोषण जब मिलता है तो इस प्रकार से उनमें क्या होता है, उनमें वृद्धि होने का काम करता है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, निर्जीव वस्तुओं का मुख्य गुण क्या होता है? तो जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं उनका मुख्य गुण होता है वो ना तो चल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नीचे दिए गए विकल्प में कौन सी सजीव वस्तुओं की एक विशेषता है? तो जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनमें भावनात्मकता होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है कौन सी वस्तु निर्जीव है, तो देख के आप सिंपली यहाँ से बता सकते हैं। तो आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये कुर्सी और मेज क्या है, तो ये निर्जीव है। इसके बाद है जानवरों में किन किन अंगों की वृद्धि होती है, तो अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपको सभी अंगों की वृद्धि होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भैया कर लीजिएगा सब्सक्राइब चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये आपका जो है पौधों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल उन्हीं पदार्थों में होता है जिनके पास क्या होती हैं, क्लोरोफिल होता है या हरे पत्तियां होती हैं। तो हमारे पास क्लोरोफिल होता ही नहीं है, वो केवल हरे पत्तियों में पाया जाता है। इसी कारण हम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, केवल पेड़ पौधे कर सकते हैं। इसके बाद है मनुष्य की उम्र के किस अवधि में सबसे अधिक वृद्धि होती है, तो सबसे अधिक वृद्धि जो देखने को मिलता है 13 से 14 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कुत्ते के पिल्ले वयस्क बनने के लिए कितनी अवधि लेते हैं, तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 12 महीने। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का प्रमुख काम क्या होता है, भैया ये सब कोई सवाल है क्या? नींद लाना? बिल्कुल नहीं। मनोरंजन करना? बिल्कुल नहीं। रोग उत्पन्न करना? बिल्कुल नहीं। कोई भी ये आंसर कर देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यानी जो सिलेबस आपका बदला है ना, वो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन ही इससे रहेगा। इससे ज़्यादा हार्ड क्या, लैंग्वेज को वो घुमा सकता है लेकिन इससे ज़्यादा हार्ड वो सवाल को नहीं कर सकता है, चाह के भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप 9th और 10th को बहुत बढ़िया से पढ़े होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कहता है कि भोजन में कौन कौन प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, तो भोजन के अंदर जो है कच्चे और पके दोनों तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपसे कि कच्चे और पके खाद्य पदार्थ से मिलने वाले लाभ क्या होते हैं, यानी इस तरह की जो हम चीज़ें खाते हैं इससे क्या लाभ होता है हमें। इससे हमें जो है संतुलित आहार मिलता है, यानी बैलेंस्ड डाइट मिलता है। विकास की किस अवस्था में पौधे के भ्रूण की वृद्धि होती है, तो ये होती है आपका बीज में। ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी सजीव वस्तुएं किसके लिए श्वास लेते हैं, तो सजीव वस्तुओं की अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपका ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसके अलावा जो अपना एनर्जी होता है ये अपना भोजन से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में श्वास का क्या कार्य होता है, जो श्वास लेते हैं इसका काम होता है ऊर्जा प्रदान करना, जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अंग श्वास के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो ये ग्रहण करने का काम करता है लंग्स यानी फेफड़ा। इसके बाद है श्वास प्रक्रिया में किस गैस का उत्सर्जन होता है, यानी बाहर निकलता है। बाहर निकलने की बात हो रही है तो बाहर निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि अंदर कौन जाता है, तो ऑक्सीजन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं क्योंकि पौधे उल्टी दिशा में बढ़ते हैं और प्रकाश के प्रति आकृति विज्ञानी अनुकूलन करते हैं, इसलिए वो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं ट्रॉपिज्म कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्यक्तियों की त्वचा मुख्य रूप से कार्य करती है, तो ये जो व्यक्तियों की त्वचा होती है सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इसी तरह जो पौधों के छाल होते हैं वो सुरक्षा प्रदान करते हैं उनको। अगला सवाल है पौधे रात के समय किसकी प्रक्रिया करते हैं, तो रात के समय जो पौधे होते हैं श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो पौधे जो हैं इसे श्वसन के रूप में लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से लेते हैं। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, किस प्रकार के पौधे अधिकांश रूप से रात के दौरान भी उच्च मात्रा में श्वसन करते हैं, तो ये होते हैं सनीय टाइप के जो पौधे होते हैं वो। अंतःकलीय गैस विनिमय की प्रक्रिया में पौधे किस तत्व का उपयोग करते हैं, तो ये करते हैं ऑक्सीजन का, जो कि ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि रात्रि के समय कपड़े जलाएं तो हमें किस गैस का ज़्यादा अनुभव होगा, तो उस समय जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा अनुभव होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है तराई क्षेत्र के पौधे किस प्रकार अनुकूलन कर दिखाते हैं, तो ये जो है जल की अधिक मात्रा को अवशोषित करके दिखाते हैं अनुकूलन को। इसके बाद है किस स्थान की जलवायु और पर्यावरण में परिवर्तन से अनुकूलन प्रक्रियाएं किस प्रकार प्रभावित होती है,
तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुकूलन में वृद्धि होती है। किस परिभाषा का उदाहरण है पौधे द्वारा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया? तो ये है आपका रात में पत्तों का खिलना, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्सर्जन क्या होता है? तो उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका अवांछित पदार्थ का निष्कासन, जो कि उत्सर्जन कहलाता है। इसके बाद है उत्सर्जन में किन पदार्थों का निष्कासन होता है? तो ये होता है आपका अवांछित पदार्थों का निष्कासन होता है, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, उत्सर्जन के बाद अवांछित पदार्थ कहाँ निकलते हैं? तो ये जो पदार्थ होते हैं ये निकलते हैं पौधों के बाहर निकलते हैं, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ों में उत्सर्जन कहाँ देखा जा सकता है? तो पेड़ों में उत्सर्जन जो देखने को मिलता है उनकी छाल के अंदर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कई बार कि आम के पेड़ हैं तो उस पर पीपल उग जाते हैं, तो ये उत्सर्जन के उदाहरण में आते हैं। सभी सजीव किस प्रक्रिया के द्वारा अपने संतानों को जन्म देते हैं? तो ये होता है आपका प्रजनन, यानी रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, अपने नए जनरेशन को जन्म देते हैं। अगला सवाल देखते हैं, आपसे कह रहे आलू के किस भाग से नया पौधा बनता है? तो आलू का जो है कलिकाय भाग से क्या होता है, नया पौधे का जन्म होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।